नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं अपने वादों के अकॉर्डिंग 30 दिनों के इस मैराथन के तीसरे वीडियो को लेके, जहां पे आज भी हम करेंगे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन, वो भी आपके साथ में। बहुत कुछ मिलेगी सीखने को इस छोटी सी वीडियो से, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर चाहिए आपको पूरी क्लास का पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपको बहुत कम समय में भी बहुत ज्यादा सीखने की चाहत है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डार्क एवेंजर क्या है। देखिए दोस्तों, जो डार्क एवेंजर होती है वो एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। और दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि पहली कंप्यूटर वायरस कौन थी, तो दोस्तों जो पहली कंप्यूटर वायरस थी वो क्रीपर थी, उसका नाम था क्रीपर। तो आपसे यदि पूछा जाए पहली कंप्यूटर वायरस तो आप क्रीपर मारेंगे, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए डार्क एवेंजर क्या है तो आप बतलाएंगे एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। इसी तरह आज का दूसरा क्वेश्चन, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जो फाइकोलॉजी होती है इसके तहत हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल। ऐसे दोस्तों यदि कवक के बारे में आपको पूछा जाए तो एक माइकोलॉजी होती है। दोस्तों जब माइकोलॉजी की बात हो तो हम लोग कहेंगे कि कवक का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन जब फाइकोलॉजी की बात हो तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। दोस्तों इसमें यदि एपीकल्चर की बात किया जाए तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन होती है। साथ ही सेरीकल्चर की बात किया जाए तो रेशम कीट पालन की अध्ययन होती है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। और फाइकोलॉजी में, जिसका डिस्कशन अभी हम लोग क्वेश्चन के रूप में किए थे, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। साथ ही एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, और साथ ही ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। तो इस तरह करके दोस्तों हम अपने सारे जीव विज्ञान की शाखाओं को याद रख सकते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो दोस्तों एक विटामिन ऐसा होता है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, वो विटामिन कौन सा है, तो विटामिन B12 है। विटामिन B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों जो कोबाल्ट होता है उसका संकेत क्या होता है, CO होता है। आइए विटामिन के बारे में थोड़ी सी बातों पे एक नज़र दौड़ाते हैं। तो दोस्तों जो विटामिन A होती है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। जो विटामिन B1 होती है इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होती है। साथ ही जो विटामिन B2 होती है इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होती है, इसका नाम प्रोडक्सिन होती है। विटामिन B7 का नाम बायोटिन होता है। विटामिन B9 का नाम फॉलिक एसिड होता है। दोस्तों विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन होता है। और इस तरह करके हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है वो स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन E का टेकोफेरॉल और विटामिन K का फिलोक्विनोन होता है। तो दोस्तों इस तरह करके क्वेश्चंस आपके पास ये भी पूछे जा सकते हैं अगली बार कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और इससे होने वाले बीमारी कौन कौन से हैं। तो इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस नामक रोग शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों जो मेनिनजाइटिस नामक रोग होती है ना, वो शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। इसी के साथ साथ एक मिलता जुलता नाम आता है जिसका नाम होता है ब्रोंकाइटिस। तो दोस्तों जब आपको ब्रोंकाइटिस नाम दे दिया जाए तो आप समझिएगा कि ये फेफड़ा से संबंधित है। श्वास नली में एक प्रकार की बीमारी होती है, उसका नाम ब्रोंकाइटिस होती है। तो जब ब्रोंकाइटिस दे दे तो फेफड़ा की रोग हो गया, लेकिन जब मेनिनजाइटिस दे दे तो क्या मारेंगे, मस्तिष्क में होने वाली एक रोगों के बारे में बात की जा रही है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है। जो मानव का शरीर है उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, किसके कारण, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। ब्लड में जो हिपेरिन होती है ना, ये हिपेरिन रक्त को थक्का बनने से रोकती है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी एंजाइम होता है जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। वो कौन सा एंजाइम होता है, तो उसका नाम फाइब्रिनोजेन होता है। तो दोस्तों जब फाइब्रिनोजेन के बारे में आपसे पूछे तो आप बतलाइएगा
फाइब्रोनोजेन जो होती है वो मानव रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है, लेकिन जो हिपेरिन होती है ये थक्का बनाने से रोकने में मदद करती है, थक्का नहीं होने देती है। तो इस तरह करके हम अपने कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वृद्धों के चिकित्सालय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो वृद्धों के चिकित्सालय का अध्ययन होता है वह जीरंटोलॉजी कहलाता है। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा जीरंटोलॉजी। तो इस जीरंटोलॉजी का एक और भी नाम है जिसे गारियाट्रिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन में यदि जीरंटोलॉजी ना मिले तो हम लोग गारियाट्रिक्स नाम से वृद्धों के चिकित्सालय अध्ययन वाले क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? रक्त में दोस्तों किसकी कमी से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज की कमी से। जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। लेकिन दोस्तों यदि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी को डायबिटीज़ बोला जाता है कि चीनी की बीमारी हो गई। तो दोस्तों ना ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ना चाहिए और ना ही ब्लड में ग्लूकोज की कमी होनी चाहिए, क्योंकि बढ़ जाने के बाद कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज़ होती है। और यदि ग्लूकोज कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। जिस तरह अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है वो फाइब्रिनोजेन होती है, लेकिन जो रक्त को थक्का बनाने से रोकता है वो हिपेरिन होती है। तो अपने कन्फ्यूजन को दूर करते चलना है। अगला क्वेश्चन है, HIV नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों जो HIV नामक रोग होता है इससे एड्स नामक बीमारी होती है। और दोस्तों जो HIV होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इम्यूनो वायरस। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों मानव की जो शरीर होती है इसमें सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। तो दोस्तों इस तरह करके याद रखेंगे। लेकिन मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछे तो क्या बतलाएंगे? सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों लीवर होती है, जिसे हम लोग यकृत भी कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये मूलतः क्या होते हैं? तो दोस्तों जो एंजाइम होते हैं वह मूलतः प्रोटीन होते हैं। तो इस तरह करके हमारा उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? दोस्तों जो पित्त होती है उस पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो शरीर के यकृत में पित्त भाग का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो पित्त है ये शरीर में रहता कहाँ पे है, संचय कहाँ होता है, तो पित्त यकृत इसका आंसर नहीं हो जाएगा। फिर इसका आंसर होगा पित्ताशय। तो जब पित्त के आशय की बात किया जाए कि पित्त कहाँ रहता है तो पित्ताशय में जमा होता है, लेकिन पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में निर्माण होता है। तो पित्त के बारे में हमारे बॉडी से 2 पॉइंट्स यहाँ से निकल के बाहर आ रहे हैं, दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। जो पित्त है इसका निर्माण यकृत में होता है, लेकिन जो पित्त है यह आशय कहाँ करता है, निवास कहाँ करता है, बॉडी में कहाँ पे संचय रहता है? तो पित्ताशय में रहता है। इस तरह करके हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? दोस्तों जो कृष्ण छिद्र है जिसे ब्लैक होल कहा जाता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबालामीन क्या है? दोस्तों साइनोकोबालामीन जो आपको पूछ रहा है यह विटामिन B12 का नाम होता है। अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे जो विटामिन B12 होती है ना, ये B12 का ही रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है। तो इस तरह करके जो क्वेश्चन आएगा हमारे सामने कि साइनोकोबालामीन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? ये B12 का रासायनिक नाम है, इसका मतलब यह B12 है। अगला क्वेश्चन है, टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाए? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, जिसे बोला जाता है ना अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। तो अपस्फोटन की दर को बढ़ाना या फिर एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग पेट्रोल में क्या करते हैं? टेट्रा एथिल लेड का यूज करते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। लेकिन अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले दोस्तों आपको मेरा ये सपोर्ट कैसा लगता है, ये वीडियो आपको कैसा लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बतला सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको समझाने का मेरा ये ट्रिक कैसा लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बतला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक होती है किसके कारण? तो दोस्तों जो हीरे में चमक होती है ना, वो चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है इसी को बोला जाता है TIR। तो दोस्तों जो TIR होती है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी के कारण हीरे में क्या होती है? चमक होती है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता
मापी जाती है? तो दोस्तों जो अपेक्षिक आर्द्रता होती है उसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जब भी आपको दे आप समझ लीजिए कि वहाँ पे अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जा रहा है। लेकिन दोस्तों यदि अपेक्षिक घनत्व को मापा जाएगा, आपको क्वेश्चंस में दे दे कि अपेक्षिक घनत्व को मापा जा रहा है, तो दोस्तों जब घनत्व की बात आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग वहाँ पे बोलेंगे हाइड्रोमीटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाइड्रोमीटर के। तो जब अपेक्षिक घनत्व की बात किया जाए तो हाइड्रो मारेंगे, लेकिन जब अपेक्षिक आर्द्रता की बात किया जाए तो क्या मारेंगे? हाइग्रोमीटर की बात करेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों जो हमारी आंख होती है, इस आंख पर जो रेटिना होता है इस पर इमेज बनता है। इमेज का जो प्रतिबिंब बनता है ना, जब हम बाहर में दुनिया में किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। तो रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों रेटिना पे वास्तविक बनता है और साथ में उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। साथ ही दोस्तों यह क्या होती है? रियल इमेज से छोटी बनती है। तो वस्तु से बहुत छोटा बनता है, क्योंकि हम तो पूरे लंबा लंबा टावर को भी देख लेते हैं ना अपनी आंखों से। तो क्या लंबा टावर को देखने के लिए हमारी आंखों में क्या इतना लंबा स्पेस लेता है? नहीं लेता है। लंबी टावरों को छोटा करके मेरी आंख दिखाता है, क्योंकि रेटिना तो बहुत छोटी होती है। तो इस तरह करके रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है यह वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो दोस्तों पोलियो का जो टीका था इसको सर्वप्रथम तैयार किए थे जॉन ई साल्क ने। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जॉन ई साल्क। अगला क्वेश्चन से गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या होते हैं? जो गोबर गैस होता है इसका मुख्य संघटक दोस्तों क्या होता है? तो इसका मुख्य संघटक मेथेन होती है। मेथेन का फॉर्मूला के बारे में आपसे पूछे तो CH4 होता है। यह एल्केन ग्रुप का है। और दोस्तों एल्केन का फॉर्मूला यदि आपसे पूछे तो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। और मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, जो गोबर गैस के मुख्य संघटक होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला है दोस्तों हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? पिछले सेट में भी हम लोग देखे थे और इस सेट में भी बात कर रहे हैं। जो हरे पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है ये इकाई होती है क्वांटोसोम। तो हम लोग यहाँ पे मार देंगे क्वांटोसोम जो होती है वो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें जो प्रकाश संश्लेषण होती है इसमें सूर्य की उपस्थिति का होना जरूरी होता है। और साथ ही जो पेड़ के पत्तों का रंग हरा होता है ना, ये हरा किसके कारण होता है? ये हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। और दोस्तों जो क्लोरोफिल होती है उसके केंद्र में कौन सा धातु होता है? तो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि उसके केंद्र में मैग्नीशियम नाम की धातु होती है क्लोरोफिल के केंद्र में। तो इस तरह दोस्तों हम सारे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है न्यूटन पर केजी किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो न्यूटन और पर केजी, न्यूटन का मतलब हो गया F = MA, मतलब MA की बात हो रही है और बट्टा में केजी की बात हो रही है। केजी का मतलब ही क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो M से M यदि कट गया तो क्या बचा? A बचा। मतलब जो न्यूटन पर केजी होती है ना, यह किसका ऐसा मात्रक है? A का है। A को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेटर, जिसे त्वरण भी कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, न्यूटन पर केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके सटाक से त्वरण मार देंगे। न्यूटन पर केजी त्वरण की ऐसा ही मात्रक होती है। इसका जो है भौतिक राशि है वो त्वरण होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? हमारे बॉडी में जो ग्वाइटर नामक रोग होता है ना, ये ग्वाइटर का मतलब होता है कि घेंघा नामक बीमारी। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंघा नामक बीमारी होती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे। आगे वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो वायरोलॉजी होती है ना, वो वायरोलॉजी में हमेशा वायरस का अध्ययन किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वायरस का जो स्पेलिंग होता है ना VIRUS, तो VIR से वायर हो गया तो वायरोलॉजी हो जाती है, वायरस का अध्ययन कहलाती है। तो इस तरह करके हम लोग याद रख सकते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अभी दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया था कि विटामिन सी जो है उसकी रासायनिक नाम होती है स्कॉर्बिक एसिड होती है। तो इस तरह करके हम लोग याद रख लेंगे जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है। साथ ही दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन और 25वें क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज का 25वां क्वेश्चन है चाय बनाने के लिए विद्युत
द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? जब हम विद्युत केतली में चाय बनाते हैं ना, तो पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन के द्वारा। और दोस्तों कन्वेक्शन का मतलब होता है संवहन के द्वारा। तो जो संवहन की क्रिया होती है ना, उसी के द्वारा पानी क्या होती है, केतली की गर्म होती है। तो दोस्तों इस संवहन वाले पॉइंट्स को हम जरा डिटेल में समझे तो आ गए हैं हम संवहन वाले पॉइंट्स पे। और देखिए यहाँ पे एक होती है चालन, एक संवहन और एक विकिरण होती है। चालन जो होती है ना, यह चालन प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा वस्तुओं के बीच में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। मतलब इसमें जो है ना, ठोस वस्तुओं के बीच में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा वो क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से होती है, और यह चालन कहलाती है। संवहन में ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव के भीतर होता है। तो दोस्तों हमारा जो केतली का पानी था, तो वो केतली के पानी में भी दोस्तों द्रव ही है ना, तो इसीलिए इसमें भी क्या होता है, संवहन वाली घटना होती है। तो इसलिए हम लोग उसका आंसर अभी संवहन लगाए थे। साथ ही विकिरण के बारे में देखेंगे। जो विकिरण होती है उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कणों को शामिल किए बिना भी विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से होता है। तो जब ऐसी बोलेंगे कि ऐसी एनर्जी को स्थानांतरण करने के लिए जब हम विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम का यूज करेंगे तो क्या होगा, उसका आंसर विकिरण कहलाएगा। लेकिन जब हम किसी को ये बतलाएंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव के भीतर हो रहा है तो क्या कहलाएगा, संवहन कहलाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष वस्तुओं के बीच में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है जिसमें प्रत्यक्ष संपर्क होना चाहिए, तो वो चालन कहलाता है। इसी का अगला पॉइंट्स को दोस्तों देखते हैं। तापमान में अंतर के कारण जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन कहलाता है। घनत्व में अंतर के कारण जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन कहलाता है। यानी संवहन जो है ना, उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कब होगा, जब उसके घनत्व में अंतर आएगा। घनत्व कहने का मतलब दोस्तों, जो घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन होती है। तो इस फार्मूला से घनत्व का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो घनत्व होती है इसका ऐसे मात्रा क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो दोस्तों इस तरह करके आज हम लोग 25 क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। वीडियो और मेरा प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।